अच्छा, अभी हम आखिरी लेक्चर स्टडी करते हैं कंक्रीट टेक डिज़ाइन। ठीक है, चैप्टर 15 में ये प्रॉब्लम पड़ा है और इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं। अच्छा, जितना भी गिवन डेटा है वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा गिवन डेटा 15.1 का, इसमें स्पेसिंग दी गई है, गर्डर्स की, कंक्रीट की स्ट्रेंथ दी गई है, सही है, स्टील की हो गई, बैरियर की स्ट्रेंथ है, बैरियर का फिक्स एरिया है, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, और हैंगा 0.4s, ये सारा आपके पास इस डेटा से आ जाएगा। नीचे अगर हम थोड़ा सा जाएं, ये फिगर भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ब्रिज का क्रॉस सेक्शन है, ब्रिज डेक का, और ये गर्डर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास डेक पड़ी है और इसकी थिकनेस 8 इंच, और बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग कितनी है, 8 फीट स्पेसिंग है, 5 गर्डर हैं। तो इसमें हम स्टार्ट लेते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे चीज़ें। चलिए हम स्टार्ट लेते हैं, लेट्स गो। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेक की थिकनेस डिसाइड करेंगे। तो एज पर एच तो मैं कहता हूँ मिनिमम आप 7 रखें। ठीक है, और अगर इस जो डिफ्लेक्शन चेक है, इससे अगर आपके पास 7 से कम आती है तो फिर 7 रखें कम से कम, लेकिन अगर 7 से ज़्यादा आ जाए तो फिर आपने वही यूज़ करनी है। तो इस केस में हमारे पास ये इक्वेशन है डिफ्लेक्शन लिमिट का, s + 10/30, s क्या है, 8 स्पेसिंग है, और 7.5 हो जाएगा। तो हम 7.2 7.5 ले लेंगे, और स्ट्रक्चर थिकनेस आपके पास 0.5, अच्छा 0.5 सेक्रिफिशियल लेयर है। ठीक है, ये बेसिकली हम इसका भी लोड लेते होते हैं, क्योंकि बार बार हम जब मेंटेनेंस करते हैं तो ये लेयर आती रहती है रोड पे, तो उसको भी हम एडवांस में कंसिडर कर लेते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास डेक की थिकनेस होगी 8 इंच। ठीक है, इसके बाद 1 इंच जो है ना, वो हम कंसिडर करते होते हैं ओवरहैंग की तरफ, जो जगह होती है ना, वहाँ पे हमारे पास 1 इंच एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं हम। तो ओवरहैंग वाली जगह की स्लैब की जो थिकनेस होगी वो 9 इंच होगी। मैं आपको थोड़ा सा फिगर में दिखा देता हूँ। ये जो जगह होगी ना ओवरहैंग, ये जो थिकनेस होगी इधर से लेके इधर तक, इधर स्लैब की जो थिकनेस होगी वो 9 इंच होगी, बाकी जगहों पे 8। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा है, थोड़ी सी थिकनेस क्या ज़्यादा है, ये 9 इंच है, और बाकी ये जो है ना ये 8 इंच है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अब हम वेट्स फाइंड करते हैं, और वेट का क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं बैरियर का वेट फाइंड करते हैं। तो बैरियर का यूनिट वेट हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, यूनिट वेट आपके पास इस टेबल से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यूनिट वेट हो जाएगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बैरियर का वेट आ जाएगा। बैरियर कहाँ पे पड़ा हुआ है, फिगर में मैं दिखा देता हूँ। बैरियर ये पड़ा हुआ है, सही है, ये बैरियर पड़ा हुआ है। और यूनिट वेट ये क्या है, ये बेसिकली कंक्रीट का यूनिट वेट है। बैरियर कंक्रीट का होता है ना, आरसी का। फ्यूचर वेयरिंग सरफेस, उसका ये यूनिट वेट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके थिकनेस के साथ, जो कि आपको पास गिवन डेटा में पहले से बताई गई। तो ये फ्यूचर वेयरिंग सरफेस का वेट आ जाएगा, या लोड आ जाएगा, डेड लोड इसे कहते हैं। स्लैब का क्या है आपके पास, डेक के इसका होता है, आरसी का होता है, उसका यूनिट वेट है, और ये उसकी थिकनेस है, 12 पे डिवाइड किया गया, फीट में कन्वर्ट किया गया, और ये आपके पास स्लैब का डेड आ जाएगा, और हैंग में जो स्लैब आ रही है उसका ये डेड आ जाएगा। ठीक है, बाकी बेंडिंग मोमेंट्स हमने फाइंड करने हैं, इस डेड लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट्स आएंगे। ठीक है, वो बेंडिंग मोमेंट्स और रिएक्शन वो हम फिर देखेंगे।
क्रिटिकल लोकेशंस पे जस्ट वैश तो ने पहले से बताया हुआ है कि इस लोकेशन पे देखें। अच्छा ये प्रोसीजर है कि कहाँ कहाँ पे हम देखेंगे। पॉजिटिव मूवमेंट के लिए मिड स्पैन पे देखेंगे, नेगेटिव मूवमेंट के लिए गर्डर पे देखेंगे। इस जगह को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस जगह को, ठीक है। ये मैं बुक से स्टडी कर रहा था तो उस टाइम पे लेक्चर नहीं आया था, तो ये मैंने सारी बकचोदी लिख दी थी, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये थिकनेस आ गया आपकी पास 8 इंच, ये उसका डेड लोड आ गया जो ऊपर हमने फाइंड किया डेक स्लैब का। अब वन बाय वन हम एक एक के अगेंस्ट मूवमेंट फाइंड करेंगे। जो 4 चीज़ें हमने बेसिकली यहाँ पे जिनका डेड लोड फाइंड किया ना, ये 4 चीज़ों का, अब ये 4 चीज़ें बारी बारी एक एक करके अप्लाई होंगी और उनके अगेंस्ट हम मूवमेंट्स और रिएक्शंस देखेंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल डेक का स्लैब का डेड लोड के अगेंस्ट हम मूवमेंट्स देखेंगे। तो स्पेसिंग ऑलरेडी आपको पता है गर्डर्स में। और तो अब हम नीचे आते हैं, सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करते हैं। ये उसका आपके पास क्या कहते हैं लोड एप्लीकेशन आ जाएगा कैसे लगा हुआ है। ये देखिए ओवरहैंग पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि ओवरहैंग पे बेसिकली जो डेक की थिकनेस है वो 9 इंच है, उसको हम अलग से एनालाइज करेंगे। बाकी जो ओवरहैंग के अलावा जितना भी आपके पास डेक है उसकी जो डेड लोड है वो हमने फिलहाल अप्लाई की हुई है, तो उसके अगेंस्ट हम रिएक्शन देख रहे हैं। अच्छा आगे हम स्टार्ट लेते हैं। तो अब इस डेड लोड के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, जल्दी से मोमेंट्स भी फाइंड करते हैं। अच्छा फर्स्ट हम रिएक्शन देख रहे थे खैर R200, तो R200 कैसे फाइंड होगा, ये डेड लोड डेक का जो कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि हमने ऊपर फाइंड किया। तो डेक डेक का जो डेड लोड है स्लैब का, डेक स्लैब, ठीक है, डेक स्लैब का नेट एरिया विदाउट कैंटिलीवर आप देखेंगे और साथ में स्पेसिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा इसमें पहली बात तो ये कि नेट एरिया विदाउट कैंटिलीवर क्या चीज़ है और ये क्यों मेंशन है। बेसिकली जब भी हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो हम एरिया ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे डेड लोड को, साथ में हमारे पास स्पेसिंग भी होगी गर्डर्स की। तो ये तो आ गया एरिया की बात, ठीक है, एरिया ऑर्डिनेट हम यूज़ करेंगे। विदाउट कैंटिलीवर का मतलब यह है कि हम कैंटिलीवर या ओवरहैंग पोर्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं बेसिकली। तो अब हम जाते हैं टेबल में कि टेबल में से वैल्यू कैसे उठाई गई है। तो लेट मी थोड़ा सा मैं टेबल को ओपन करता हूँ, ऑल्ट। अच्छा अब हम टेबल में आ गए हैं, ये टेबल पेज 519 PDF का, ठीक है, और यहाँ से आप देख लेंगे। तो ये बेसिकली डेक एनालिसिस के लिए ये टेबल यूज़ होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है लोड, ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास हम लोड तो खैर ये पड़ा हुआ, रिएक्शन हम फाइंड कर रहे हैं। हाँ रिएक्शन R200 हम फाइंड कर रहे हैं जो कि यहाँ पे आ रहा है, ये B की लोकेशन पे रिएक्शन R200 आ रहा है। ये ये आपको पता है B की लोकेशन 100 होती है, C की 300 है, फिर D की 400 और वैसे ऑनवर्ड जा रही है। तो B की लोकेशन पे R200 हम फाइंड कर रहे हैं, टेबल पे आएंगे और ये R200 है, ठीक है। तो अब R200 के नीचे हम जाएंगे, नीचे क्यों जाएंगे, क्योंकि बेसिकली जो ऊपर ये सब है ना, ये आपके पास ऑर्डिनेट्स है, क्यों इस्त्री होते हाथ रख के बटन दे होते हाथ रख के करे सो ना। तो ये जो है बेसिकली ये टेबल में ऑर्डिनेट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेटर या पॉइंट लोड के केस में। नीचे 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 हमारे पास ये जो ऑर्डिनेट्स आते हैं इनको एरिया ऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, यूडीएल हो। तो इस केस में हमारे पास यूडीएल अप्लाई हो रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, R200 इसके नीचे आ जाएंगे, ये R200 का कॉलम है, इसके नीचे हम क्या करेंगे, नेट एरिया विदाउट कंटिन्यूअर यूज करेंगे। सही है, नेट एरिया विदाउट कंटिन्यूअर। तो ये R200 वाला आखिरी वाला कॉलम है, तो इसलिए ये वैल्यू यूज की गई। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ये देखें 0.3928 ये यूज की गई। ये यूज कर लिया आपने, स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपका 800 आ गया। थोड़ा सा भगाते हैं, M204 यहाँ पे आएगा। ठीक है, BC के मिड में, ऑलमोस्ट मिड में। डेड लोड आ गया, नेट एरिया विदाउट कंट्रीवर। यहाँ पे ये आपने और करना है कि एज पर फार्मूला ये आपके पास स्पेन का स्क्वायर आएगा। नेट एरिया विदाउट कंट्रीवर का हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, तो टेबल में जाते हैं, कौन सा फाइंड कर रहा है, M204, ये M204। ठीक है, दूसरे कॉलम में नीचे आते हैं, नेट एरिया विदाउट कंट्रीवर की ये वैल्यू पड़ी हुई है दूसरे कॉलम में, ये यहाँ पे पुट कर दी, ये रही 0.0772। M204 आ गया, M300 चीज, हाँ बाल्टी खींचते हैं। अच्छा, ओवरहैंग के लिए भी सेम डेड लोड आ जाएगा, उसकी थिकनेस आ गई, प्लस ये चीज़ आप देखेंगे जो ओवरहैंग का लेंथ है 3.25 वो इक्वेशन में पुट होगा। नेट एरिया कैंटिलीवर डेड लोड सेम टेबल को यूज करते हुए ये वैल्यू उठा लेंगे। क्या को M200 डेड लोड अच्छा, M2000 के लिए आप नेट एरिया कैंटिलीवर उठा लेंगे। यहाँ पे नेट एरिया कैंटिलीवर इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि आपका जो यूडीएल आ रहा है वो ओवरहैंग पे आ रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं कि कैंटिलीवर पे आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नेट एरिया कैंटिलीवर यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंगली टेबल से आप देख लेंगे, इसमें ये जो पोर्शन है नीचे वाला, ये नेट एरिया कैंटिलीवर के लिए है, नीचे वाला ऑप्शन। जो भी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, R200 फाइंड कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू पुट होगी। M300 फाइंड कर रहे हैं, M204 फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंट। ओके, नीचे जाते हैं जल्दी से। सिमिलरली बैरियर में पॉइंट लोड, बैरियर का जो लोड है वो एज ए पॉइंट लोड एक्ट होगा। ठीक है, और इसका जो एज से 5 इंच के डिस्टेंस पे प्लेस होगा। टोटल हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 39 इंच है, तो इसे हमने 5 इंच माइनस कर लिया, तो ये आपके पास इसका इस समझे कि मोमेंट आर्म बन गया। तो ये 34 इंच जो है, इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 2.83 बनता है। इन्फ्लुएंस ऑर्डिनेट, अब हम रिएक्शन फाइंड करते हैं R200, तो इसके लिए आप डेड लोड मल्टीप्लाई कर लेंगे इन्फ्लुएंस ऑर्डिनेट के साथ। यहाँ पे एरिया ऑर्डिनेट नहीं यूज़ किया गया क्योंकि हमारे पास पॉइंट लोड है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता तो फिर हम एरिया ऑर्डिनेट यूज़ करते। 0.3320 यहाँ पर डेड लोड हो गया, और ये आपका हमारे पास ऑर्डिनेट हो गया। और M200 भी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेड लोड इंटू इन्फ्लुएंस लाइन ऑर्डिनेट, और साथ में लेंथ आ जाएगी। ठीक है, मोमेंट है, मोमेंट की केस में लेंथ आएगी, और अगर रिएक्शन है, रिएक्शन केस में लेंथ नहीं होगी। और इस केस में आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास एरिया ऑर्डिनेट नहीं यूज़ हो रहा बल्कि जस्ट ऑर्डिनेट यूज़ हो रहा है। इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि एरिया ऑर्डिनेट्स ये वाले हैं। ठीक है, ये यूज़ नहीं होंगे, अब ऊपर वाला गेम यूज़ होगा ये सारा।
ये यूज़ होगा। वैल्यू कैसे होता है, ये सिंपल। अगर मैं आपको दिखाऊं, R200 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो और आपके पास जो लोड लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे लोड बिल्कुल एंड पे लग रहा है ना, R200 फाइंड कर रहे हैं, तो हम आते हैं टेबल पे। ये एंड वाली लोकेशन है, मतलब एंड वाली, और हैंग पे जहाँ पे लोड लग रहा है सी लोकेशन, और इसके लिए और इसके अगेंस्ट R200 का ये आपके पास इन्फ्लुएंस ऑर्डिनेट आ गया 1.1 प्लस 1.270 एल डिवाइड बाई एस। एल आपको पता है क्या है, लेंथ है, और जो मोमेंट आर्म है बेसिकली, और एस स्पेसिंग, ये पुट कर देंगे इसके नीचे। भाई यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, M200 फाइंड करेंगे, इन्फ्लुएंस ऑर्डिनेट आगे और इसके साथ लेंथ। इन्फ्लुएंस लाइन ऑर्डिनेट कैसा है, सिमिलरली आप जाएंगे टेबल में, टेबल में क्या करेंगे कि लोकेशन तो यही है ना, लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और M2 ये वाली M204, ठीक है। बस दो चीज़ें आपने देखनी है, लोड कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लोकेशन, और फाइंड हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड आप कर रहे हो M20 या M200 या M204 वगैरह वगैरह, ये आप फाइंड कर रहे हो, और लोकेशन फिक्स है आपके पास, सी पे लग रही है, ठीक है। ये बैरियर का लोड लग रहा है। आप ये पूछ सकते हैं कि 5 इंच को छोड़ के हम लगा रहे हैं, फिर भी सी लोकेशन क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पास सी और ए के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 इंच से ज़्यादा है, तो बस हम कंसिडर करते हैं कि सी पे लग रहा है। ये सारी चीज़ें आप फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंगली। फ्यूचर व्हीलिंग सरफेस आ गया, इसकी लोडिंग पैटर्न थोड़ा समझ लें कैसे अप्लाई हो रहा है। बेसिकली फ्यूचर व्हीलिंग सरफेस जो है वो बैरियर के बाद स्टार्ट होती है, और बैरियर की जो टोटल आपके पास वो है ना, जो स्पेस लेता है बैरियर, वो 15 इंच लेता है, ठीक है। और बाकी जो जितना भी लोड ऊपर आ रहा है ना यहाँ से सारा, वो फ्यूचर व्हीलिंग सरफेस पे यहाँ से बात स्टार्ट हो जाती है। अब फ्यूचर व्हीलिंग सरफेस का सीन ऐसा है कि ये कैंटिलीवर के पोर्शन पे भी आ रहा है और विदाउट कैंटिलीवर के पोर्शन पे भी आ रहा है। तो हमारे पास लेट्स सपोज अगर मैं R200 फाइंड करता हूँ, तो ये डेड लोड हो गया, और इसमें फिर हमारे पास दोनों चीज़ें हैं कि नेट एरिया कैंटिलीवर भी आएगा, उसके साथ एल ये 24, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आपके पास कैंटिलीवर पे लोड लग रहा है, प्लस नेट एरिया विदाउट कैंटिलीवर। ये नेट एरिया विदाउट कैंटिलीवर और नेट एरिया कैंटिलीवर ये आप टेबल से उठाएंगे, उसी चीज़ के नीचे जो आप फाइंड कर रहे हैं R200, तो R200 के नीचे नीचे एस क्या है, स्पेसिंग, कर्डर्स की स्पेसिंग पुट कर देंगे, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली M200 भी फाइंड करेंगे उसी तरह सेम, लेकिन L का भी स्क्वायर आएगा, इसमें S का भी स्क्वायर आएगा। M300 भी फाइंड कर लेंगे। व्हीकल लाइट लोड पे आते हैं, ये सारी नीचे जितनी भी कहानी है ये आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम में यूज़ हो रहा हो, कंसेप्ट है, कंसेप्ट आप थोड़ा सा देख लें, मैं जल्दी जल्दी आपको स्टेप्स बता देता हूँ। अच्छा, ट्रक जो होता है उसका आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। 32 किप का ट्रक होता है, 16 किप, और 16 किप एक टायर से आ रहा होता है, 16 किप दूसरे टायर से, 6 फीट अपार्ट होता है। अच्छा, नीचे जाते हैं। ट्रक पोजिशनिंग के रूल है कि 1 फीट कर्व से फेस से होना चाहिए, और फॉर इंटीरियर स्ट्रिप डिज़ाइन ये फजूल है, इसका यूज़ नहीं है नीचे। ये H2 की रिकमेंडेशन है वैसे, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 3 इक्वेशन। ये बेसिकली H2 ने इंपेरिकल इक्वेशन दी हैं स्ट्रिप विड्थ फाइंड करने के लिए। तो आप पूछेंगे स्ट्रिप विड्थ क्या है। स्ट्रिप विड्थ बेसिकली ये है कि हम जो
ब्रिज डिज़ाइन करते हैं तो ब्रिज के डेक को हम क्या करते हैं कि स्ट्रिप्स में डिज़ाइन करते हैं। जिस तरह आपने स्लैब डिज़ाइन का पढ़ा होगा कि स्लैब को हम क्या करते हैं, स्ट्रिप्स में डिज़ाइन करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम स्ट्रिप लेंगे तो उसका विड्थ हम कैलकुलेट करेंगे एज पर एम्पिरिकल इक्वेशन। अगर हम कैंटिलीवर रीजन के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, कैंटिलीवर रीजन पे हमने लोडिंग अप्लाई की है और उसके अगेंस्ट हम देख रहे हैं रिएक्शंस, तो फिर हम ये स्ट्रिप विड्थ यूज़ करेंगे। ये 4.58 कैसे आया? बेसिकली 45 प्लस 10 इंटू एक्स। एक्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम व्हील टू द गर्डर सेंटर लाइन। अब जैसा कि उन्होंने कहा हुआ है कि आपने यहाँ पे कहा हुआ है कि कर्व से, कर्व कहते हैं मतलब बैरियर से आपने 1 फीट के डिस्टेंस पे रखना है लोड। लोड किसका? ट्रक का एक पहिया कम से कम 1 फुट बैरियर से दूर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे बैरियर ख़त्म हो रहा है तो उससे 1 फुट के डिस्टेंस पे आपका ये पहिया पड़ा हुआ है और जो पहिया डिस्टेंस बना रहा है आपके फर्स्ट गर्डर तक वो 1 फीट है। बेसिकली ये जो 1 फीट है ये एक्स है, ये 1 फीट मैं इधर पुट कर देता हूँ। जब मैं 1 फीट इधर पुट कर देता हूँ तो आंसर इंचेस में आता है, ये एम्पिरिकल फार्मूला कहता है। तो उस इंचेस को फिर हम 12 पे डिवाइड करके फीट में कन्वर्ट करेंगे। सेम इसी में ये स्ट्रिप विड्थ यूज होगी जब हम मिड स्पैन पे पॉजिटिव मूवमेंट फाइंड कर रहे होंगे। ये स्ट्रिप विड्थ तब यूज होगी जब हमारे पास ओवरहैंग नेगेटिव मूवमेंट फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, और ये थर्ड वन इक्वेशन तब यूज होगी जब सपोर्ट पे हम मूवमेंट फाइंड कर रहे होंगे। ज़ाहिर सपोर्ट पे हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट आती है। इसका ऐसा कोई यूज़ नहीं है आपके इसमें, लेकिन वैसे देख लेते हैं कि डिज़ाइन लेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे। टोटल आपके ब्रिज क्लियर रोडवे है 44 फीट, तो उसको डिवाइड करेंगे 12 पे। 12 बेसिकली 1 डिज़ाइन लेन लोड है। ये 3 आ जाएंगे। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि आपके पास ब्रिज पे 3 ट्रक एट अ टाइम भी आ सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपने भी डिज़ाइन करना है। लेकिन 3 ट्रकों की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए फिर हम मल्टीपल प्रेजेंट फैक्टर्स यूज़ करते हैं। और एक जो ट्रक है 1 लेन, अगर एक लेन हो मतलब एक लेन लोडेड हो तो एक ट्रक आएगा तो उसका अपना मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर है। दूसरे का 2 ट्रक्स आ रहे हैं एट अ टाइम तो उसका अपना मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर है, 3 का अपना है। सबसे ज़्यादा मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर 1 लेन लोडेड का है, क्योंकि वो आपके पास ज़्यादातर चांसेस है कि एक ट्रक तो कम से कम आएगा ही आएगा। बाकी हम देखते हैं कि कैसे ये वैल्यूज नीचे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ से गेम स्टार्ट हो रही है। अब हम लाइव लोड के अगेंस्ट जो है ना मोमेंट्स फाइंड करते हैं। लाइव लोड आप ऑलरेडी जानते हैं कि 16 किप का वेट पॉइंट लोड्स हैं और 6 फीट अपार्ट है। इक्विवेलेंट स्ट्रिप विड्थ हमने इस केस के लिए ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। ठीक है, 4.58 जो कि आपके पास 45 प्लस 10x से आई थी। व्हील लोड प्लेसमेंट क्या है? 1 फीट फ्रॉम द कर्व है, कर्व से 1 फीट पे आ गई लोड, तो फर्स्ट गर्डर से जितना भी डिस्टेंस बना वो x है। वो x आपने फिर वो स्ट्रिप के फार्मूले में यूज़ किया था, वहाँ से आपको स्ट्रिप विड्थ आ गया, बाकी इसका यूज़ नहीं है। MPF 1.2, ये असल में सिंगल लेन लोडेड कंसिडर हम कर रहे हैं तो हम MPF 1.2 पुट करेंगे। आपके पास 16 किप क्या है? लोड है, 1 फीट क्या है? मोमेंट आर्म है, डिवाइड बाई स्ट्रिप विड्थ आ गया और 1.25 MPF है, आपके पास M200 आ गया। M200 क्या है? ये डायग्राम तो खैर लोडिंग क्राइटेरिया मैक्सिमम पॉजिटिव लाइव लोड मूवमेंट के लिए, लेकिन वैसे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि ऊपर वाले केस में लेट्स सपोज यहाँ पे लगा होगा वो क्या कहते हैं ट्रक का व्हील। मैक्सिमम पॉजिटिव लाइव लोड मूवमेंट हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे? ट्रक की व्हील को डायरेक्ट 204 पे रखेंगे, क्योंकि मिड स्पैन पे हमारे पास मूवमेंट का रिजल्ट ज़्यादा आते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा रिजल्ट्स आएँ ताकि हम उसके अगेंस्ट अपने डेक को डिज़ाइन करें।
204 पे रख दिया हमने, एक जो पहिया है ऑटोमेटिकली दूसरा पहिया 6 फीट की डिस्टेंस पे पड़ गया। 204 वाला तो आपको कंफर्म हो गया। अब अगला पहिया किधर गया, किधर पहुंचा है, कैसे पहुंचा वो देखते हैं। सबसे पहले ये जगह फाइंड कर लेंगे। ये जगह क्या होगी, 40% ऑफ 8 फीट, क्योंकि ये सारा 8 है और 204 पोजीशन रिप्रेजेंट करता है कि हम यहाँ से यहाँ तक 40% आ चुके हैं। तो ये आपके पास आ गया। तो 8 से 3.2 को माइनस करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है कि 16 किप्स और 16 किप के दरमियान 6 फीट का डिस्टेंस है, तो 6 फीट से हम 4.8 माइनस कर लेंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये जगह भी आपको पता चल गई। तो लोकेशन बेसिकली हम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि 301 कैसे आया, 301.5 कैसे आया। अब हमें ऑलरेडी पता है कि जो गर्डर स्पेसिंग है वो कितनी है, 8 फीट है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स हैं 301, 302, 303, 304, जो कि टेबल जिसके अगेंस्ट हमें वैल्यूज देता है ना, 301 के अगेंस्ट 302, 304, 305, इनके अगेंस्ट हमें वैल्यूज देता है। तो हम क्या करते हैं कि हम 16 किप का देखते हैं कि कहाँ पे पड़ रहा है। तो ये 1.2 फीट पे आया ना, तो इसने पहले 301 को क्रॉस कर दिया क्योंकि वो 301 आ रहा है 0.8 पे। और दूसरा फिर जो पेज है 301 ये आ रहा है, ये जहाँ पे मेरा एरो है यहाँ 302 है, तब 301 और 302 के दरमियान में ये आपका लोड आ रहा है। ठीक है, अब 204 के अगेंस्ट आपने वैल्यू देखनी है टेबल, और 301.5 के अगेंस्ट वैल्यू देखनी है। अच्छा, अब हम वैल्यूज उठाते हैं। अच्छा, टेबल से वैल्यूज उठाएंगे 204 के अगेंस्ट तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 0.5100। फाइंड में क्या करूँ, R200 फाइंड कर रहा हूँ, ये R200 है और लोड कहाँ पे पड़ा हुआ है 204 पे, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 0.5100। अब ये जो दूसरी वैल्यू है ये बेसिकली 301 और 302 के दरमियान है, मतलब 301.5। तो हम नीचे आ जाते हैं। ये आपके पास ये एंड वाली जो दो वैल्यूज है ना, ये इन दो के बीच इंटरपोलेशन की गई है और दरमियान की वैल्यू उठाई गई है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वो यहाँ पे पुट कर दें, आपके पास ये मल्टीपल प्रेजेंट फैक्टर है, ये टेबल से वैल्यूज उठाई है, ये 16 की लोड है, ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप विड्थ है, R200 आ गया। सिमिलरली 204 फाइंड कर लेंगे, सेम प्रोसीजर, MPF है, ये 204 के कॉलम के नीचे वैल्यू है 204 के अगेंस्ट, और ये उसका गर्डर स्पेसिंग है, ये भी आपको पता है ऑलरेडी 16 की लोड है और ये स्ट्रिप है। ये भी उसी तरह से आप इनको ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करके इधर पुट कर देंगे। अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं टेबल में तो फिर नेगेटिव साथ लगाएंगे क्योंकि अब नेगेटिव रीजन में है ना। M204 आ गया। अब दो ट्रक अगर मैं ठहरा दूं तो फिर ये आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको आसानी कर देता हूँ कि 2 लोडेड ट्रक्स के लिए आप फाइंड ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 ट्रक्स के लिए क्या इशू आता है कि हमारे पास वैल्यू कम आती है, मूवमेंट की वैल्यू कम आती है, इसलिए हम एक ट्रक की 1 लोडेड लेन ही कैसी कंसिडर करते हैं हर टाइम। ज़्यादातर चांस होते हैं कि मतलब ज़्यादातर नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास एक ही ट्रक कवर कर जाता है।
तो 2 ट्रक्स हों तो बस फिर आप अगर करना चाहते हैं तो दोनों ट्रक्स की प्लेसमेंट इसी तरह है। बाकी अब 204 से एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, 404 से भी एग्जैक्ट आ जाएगी, 301.5 और 5.1 के लिए इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी। मैक्सिमम इंटीरियर नेगेटिव लाइव लोड मूवमेंट्स, इसके लिए लोड जो ट्रक प्लेसमेंट है ना वो क्रिटिकल है। वो आप समझ लेंगे कि हमने यहाँ पे मूवमेंट मैक्सिमम लाना है, तो हम क्या करेंगे, 16 की लोडिंग जो पैटर्न है उसको कुछ इस तरह से रखेंगे कि 3 फीट यहाँ से, 3 फीट वहाँ से, 3 फीट ये, 3 फीट ये, फिर ये 206.25 और 303.75। इस पे थोड़ा सा आपको दिमाग खपाना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर ये समझ लें कि इसमें जितने भी पेचेस हैं ना वो 0.8 फीट के डिस्टेंस पे हैं। तो आप 300 से पीछे जा रहे हैं 3 फीट, तो आप कितना पीछे चले गए कि आप 206.25 पे पहुंच गए। सिमिलरली 300 से आगे 3 फीट आप कितना चले गए कि आप 3.75 पे पहुंच गए। ये तो लोकेशंस हो गए। अब इन लोकेशंस के अगेंस्ट आपने टेबल से वैल्यूज भी उठानी है, ठीक है। और फिर वैल्यूज कैसे उठाएंगे कि आपके पास 306 और 307 की वैल्यूज को आप जो है ना एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उसका 25% फाइंड कर लेंगे उसका, और फिर उसको जो है ना ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जैसा भी कुछ थोड़े बहुत उसमें मैथमेटिक्स देख के ना आप उससे कर सकते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब में देखें तो आपके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक मेथड होता है इंटरपोलेशन का, वो समझ लेंगे किस तरह हम दो वैल्यूज के दरमियान इंटरपोलेशन करते हैं। वहाँ से फिर ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़ौरन से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा मसले हैं, आप कोशिश करें, लेकिन अगर आपको समझ ना आए और फिर भी आप समझना चाहें तो फिर मैं मज़ीद भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें बड़े मसला करती हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आएगी। मैक्सिमम लाइव लोड मूवमेंट पे आते हैं। मैक्सिमम लाइव लोड रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्रिटिकल प्लेसमेंट, इसको आप रटा कर लेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली किया क्या हुआ है कि ये जो सपोर्ट है ना, इससे 1 फीट डिस्टेंस पे इन्होंने ये लोड रखा हुआ, ठीक है। 1 फीट नहीं, हाँ 1 फीट की डिस्टेंस पे आई थिंक सो रखा हुआ, ठीक है। तो ये लोकेशन आ जाएगी और दूसरी लोकेशन ये आ जाएगी। ये लोकेशन कैसे बनी है, ये भी बहुत ऐसा कंसेप्ट है कि आपको शायद समझ ना आए। ये जो आपके पास ओवरहैंग है, इसमें 10 पेजेस हैं, 10 लोकेशंस हैं। उस 10 को आप आपके पास ये लेंथ कितनी है, 3.25, 3.25 डिवाइड बाई 10, तो आपके पास एक मतलब 2 पेजेस के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आप कितना जो है ना पीछे गए हैं, 200 से कितना पीछे गए, 106.93 पे कैसे पहुंचे हैं, ये फिर आप देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये भी आप दूसरा भी आप फाइंड कर लेंगे, 206.25 स्ट्रेंथ लिमिट पुट कर देंगे। ये सीधे सीधे ये वाला फार्मूला है, ये वाला 1.25 DC प्लस 1.5 DW प्लस 1.75 लाइव प्लस इम्पैक्ट। डीसी में क्या क्या होता है, डीसी में फीचर वेयरिंग सरफेस लोड को छोड़ के बाकी जो 3 लोड्स हैं वो आएंगे, बैरियर का आपके पास और डेक का और ओवरहैंग का। इसमें ये DW शो कर रहे हैं फीचर वेयरिंग सरफेस को। एज पर एश तो कहते हैं इम्पैक्ट इज 33% ऑफ लाइव, तो ये आपके पास 1.33 LL हो जाएगा। ये फिर आप फार्मूले में पुट करेंगे, ऊपर जो फार्मूला है ये वाला पुट करेंगे, हर चीज़ अलग-अलग, R200 ये M200
M204, M300, और उसके बाद यहाँ से आप क्रिटिकल वैल्यूज उठाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट्स की मैक्सिमम वैल्यूज। पॉजिटिव मोमेंट की 10.14 के अगेंस्ट हम रेनफोर्समेंट निकालेंगे, और नेगेटिव वैल्यूज दो वैल्यूज हैं, जो बड़ी वाली है उसके अगेंस्ट हम नेगेटिव मोमेंट्स निकालेंगे, नेगेटिव रेनफोर्समेंट निकालेंगे। ठीक है, एक और सीरीज करेंगे जो होगी किचन की। हाँ, तो पहले अच्छा, सिलेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट पे आ जाते हैं। ये आपको दो चीज़ें पता है, स्ट्रेंथ कंक्रीट की है और स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ है। इफेक्टिव डेप्थ फाइंड कर लेंगे सबसे पहले, पॉजिटिव डेप्थ फाइंड कर लेंगे, उसमें सिंपल 0.5 ऊपर का माइनस करेंगे, जो आपके पास सेक्रीफिशियल लेयर है वो आप माइनस कर लेंगे, और नीचे से जो है ना क्लियर कवर, नीचे का क्लियर कवर 1 इंच का होता है और ऊपर का क्लियर कवर 2.5 इंच का होता है, ये एच तो बताता है। डी पॉजिटिव फाइंड करेंगे 8 माइनस, ये आपके पास वो 0.5 सेक्रीफिशियल लेयर हो गई, माइनस नीचे का क्लियर कवर और हाफ टायर। नेगेटिव का भी आप इजी पीजी है, 8 से आप जो है ना सिर्फ ऊपर का क्लियर कवर माइनस कर लेंगे। पॉजिटिव मूवमेंट एनफोर्समेंट हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, हमें जो मूवमेंट है पॉजिटिव वाली उसको ले लेंगे, स्ट्रेंथ ले लेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ, डी पॉजिटिव, बी, फाई, सारा इस फार्मूले को रटा करके ना इसमें पुटिंग करेंगे। ठीक है, 0.85 प्राइम डिवाइडेड बाय फाई टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2, ये सब ठीक है। एनफोर्समेंट रेशियो आ गई, टेबल यूज करेंगे, एनफोर्समेंट रेशियो आ गई तो उससे एरिया निकाल लेंगे, रो बी डी। अब एरिया आपके पास है तो आप टेबल में जाएंगे C.4, वहाँ से आप जो है ना रेनफोर्समेंट बार्स, नंबर ऑफ बार और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उठा लेंगे। ठीक है, नेगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट भी इसी तरह कर लेंगे सेम, सिर्फ इसमें डी नेगेटिव यूज होगा, और रो भी आपको पता है रेनफोर्समेंट रेशियो है, एरिया से मल्टीप्लाई किया और वहाँ से उठा लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का सेम सिमिलर फार्मूला है, इसमें एसी फाइंड कर लेंगे। जैसे एसी क्या आपके पास क्या आएगा कि 8 से आप जो है ना माइनस कर लेंगे 7 फीट यहाँ, 7 इंचेस यहाँ का, 7 यहाँ का, पुटिंग करेंगे तो जो गवर्न कर गया, मतलब मिनिमम ऑफ 30, बहुत बेसिकली लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ 30 और 30, तो इधर से मिनिमम आए तो ये यूज़ करेंगे, अगर ये आए तो ये। ये आपका डिज़ाइन हो